तो नमस्कार प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस क्लास के अंदर हम कंजंक्शन की सेकंड क्लास करने वाले हैं, जो कि अपने आप में प्रैक्टिस हमारी चल रही है लगातार। आपको मैं एक क्लास ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसके में अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन कंजंक्शन चैप्टर के कराए थे। और आपने नोटिस किया होगा कि 15 में से ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो को रिलेटिव कंजंक्शन पे ही बेस्ड थे। और आप ये मान के चलिए ज़्यादातर इन्हीं से एसएससी क्वेश्चंस पूछती रहती है बार बार। या तो को रिलेटिव कंजंक्शन से पूछेगी, या फिर उनके पेयर से पूछेगी, उनकी प्लेसिंग करने से पूछेगी, या फिर अगर हम बात करें तो और थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं, जैसे एंड कंजंक्शन होता है, उसका सिमेट्री कॉन्सेप्ट होता है, उससे चीज़ें पूछ लेती है। तो जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते रहते हैं मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा लगभग 100 क्वेश्चन। तो उसकी मदद से आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, नो सूनर डिड द पियोन रिंग द बेल द बॉय लेफ्ट द क्लास। अब क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको समझना है। देखो, क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करोगे तो नो सूनर दे रखा है। क्या मैंने आपको ये बात नहीं बता रखी है कि जब आप नो सूनर लगाते हैं तो एक निगेटिव एडवर्ब होती है। भाई ये जो नो सूनर आपको दे रखा है ना, ये एक निगेटिव एडवर्ब है। और निगेटिव एडवर्ब के बारे में मैंने आपसे कहा था, जब वो क्लाउज के शुरू में आती है तो आपको इन्वर्जन अप्लाई करना होता है। अब आप मुझे देख के बताओ, क्या आपकी क्लाउज में इन्वर्जन लगाया हुआ है? तो आप तुरंत देखेंगे जी भैया जी बिल्कुल लगाया हुआ है। तो देखो यहाँ पे डिड दे रखा है, द पियोन दे रखा है, और यहाँ मेन वर्ब लगा रखी है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो हमें नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब लगा के दिए और वो क्लाउज के शुरू में, तो इन्वर्जन भी अप्लाई किया हुआ है। मतलब एक पॉइंट तो इसमें ठीक दे रखा है। अब दूसरा पॉइंट आपको तुरंत चेक करना है कि भाई आपने बताया था नेगेटिव एडवर्ब अपने कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर भी बनाती हैं। अब जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये जो नेगेटिव एडवर्ब होती हैं इनका पेयर होता है व्हेन के साथ। और जो आपका नो सूनर होता है इसका पेयर होता है देन के साथ। लेकिन कौन सा वाला? THAN देन वाला। तो यहां पर पेयर ही तो गड़बड़ है। आप ये देख के बताओ, यहां आपकी क्लाउज खत्म हो रही है तो आपके पास यहां कंजंक्शन लगाना चाहिए था व्हेन, लेकिन वो सॉरी THAN वाला देन, क्योंकि नो सूनर दे रखा है ना, तो यहाँ पे देन कंजंक्शन लगाना चाहिए था, जो कि नहीं दे रखा है। तो यही क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। तो THAN वाला देन कंजंक्शन यहाँ आएगा। अगर THEN वाला देन लगा के दे देगा एग्जामिनर तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई? थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है। बाकी आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आपने अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड उड़ा देंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है, वी हैड स्केर्सली रिच द प्लेस देन इट स्टार्टेड टू रेन हैवली। अब क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें स्कार्सली नाम की जो एक रिलेट आपकी एडवर्ब होती है ना, निगेटिव एडवर्ब, वो यहाँ पे दे रखी है। अब मैंने आपसे कहा था जैसे ही आपको निगेटिव एडवर्ब दिखाई दे, आप तुरंत देखना वो क्लाउज के बीच में दे रखी है या बिल्कुल शुरू में दे रखी है। अगर वो क्लाउज के बीच में दे रखी होगी तब आपको नॉर्मल स्टेटमेंट फॉलो करनी होगी, और अगर वो क्लाउज के शुरू में दे रखी है तो आपको इन्वर्जन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो स्कार्सली जो निगेटिव एडवर्ब है वो क्लाउज के बीच में दे रखी है। तो भाई नॉर्मल स्टेटमेंट फॉलो करना है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होती है आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट। यानी अगर मुझे नॉर्मल कथन बोलना है, अपनी बात कहनी है नॉर्मली, तो मैं उसको बोलूंगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है या क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट बोलनी है तो उसके लिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमें यूज करना होता है। ये बात आप भी जानते हैं, नॉर्मल में ऐसा ही चलता है, लेकिन इन्वर्जन में दोनों चीजें क्या हो जाती हैं? आपस में उल्टी हो जाती हैं। तो यहां पे इन्वर्जन नहीं लगाना। क्या नॉर्मल स्टेटमेंट दे रखी है? जी बिल्कुल दे रखा है। देखो, सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है, और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब मैंने कहा था जैसे ही आपको ये चीज पता चल जाए आप तुरंत निगेटिव एडवर्ब का कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर भी चेक कर लेना। क्या बताया था? हार्डली, वेयरली, रियरली, स्कार्सली के साथ व्हेन का पेयर होता है। बट आप नोटिस करो यहाँ पे स्कार्सली का जो पेयर बनाया है वो देन के साथ बनाया है। तो भाई ये तो गलत हो गया। ये वाला देन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा व्हेन। क्या आएगा? यहाँ पे व्हेन आएगा। ठीक है, तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है? यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है। आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्वेश्चन नंबर 80। इसका आंसर करो तो जरा, क्वेश्चन पढ़ना जरा।
कह रहा है ही इज एंजियस नॉट ओनली टू अक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। अब क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा, क्योंकि जो नॉट ओनली होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नॉट ओनली का पेयर मैंने आपको बता रखा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं इनके, ये अपने आप पेयर में ही आएंगे भैया। तो नॉट ओनली दे रखा है मतलब इसका पेयर सबसे पहले आपको चेक करना है। तो आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है। क्या यहाँ पे दे रखा है? जी बिल्कुल दे रखा है। तो मैंने कहा था जैसे ही आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का पेयर चेक कर लें और वो आपको बिल्कुल ठीक दिख जाए तो आप तुरंत देखना क्या उसकी प्लेसिंग भी ठीक कर रखी है, कहीं उसको तो गलत नहीं कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, आप देखो नॉट ओनली जो दे रखा है वो टू प्लस इन्फिनेटिव से पहले दे रखा है, और यहाँ पे बट ऑल्सो जो दे रखा है इसको मेरे भाई एडजेक्टिव से पहले लगा रखा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलती है। अब क्या करें ऐसे में, क्या हम इन्फिनेटिव के पहले यहाँ पे भी जो बट ऑल्सो इसको भी इन्फिनेटिव के पहले लगा दें तो क्या काम ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है ही इज एंजियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। देखो अगर बट ऑल्सो हम ईगर से पहले लगा रहे हैं तो नॉट ओनली को भी हमें एंजियस से पहले लगाएंगे, तब जोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करते हो, जैसे यहां पे ये दे रखा है कि नॉट ओनली को इन्फिनेटिव से पहले लगा रखा है, ये देखो नॉट ओनली को यहां पे क्या कर रखा है, इन्फिनेटिव से पहले लगा रखा है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, इधर आके थोड़ी सी सेंस गड़बड़ा जाएगी इसकी। लेकिन जैसे ही हम नॉट ओनली को यहां पे एनजीएस से पहले रख देंगे तो ये बट ऑल्सो जो है वो ईगर के पास आ जाएगा और ये अपने आप में ठीक हो जाएंगी चीजें। फिर समझ पा रहे हो मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं? यानी क्वेश्चन में जब आप इसको ठीक कर रहे होगे, जैसे हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। इस क्वेश्चन के अंदर पता है गड़बड़ क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ये कर दिया है, इसमें देखो इन्फिनेटिव भी आपको दो दे रखे हैं, ये देखो, और यहां पे आपको एडजेक्टिव भी दो दे रखे हैं। तो इसमें क्या किया है, जो नॉट ओनली और जो बट ऑल्सो दिए गए हैं वो दोनों ही ऐसी जगह पे दिए गए हैं जिनके दो दो पेयर अपने आप में मौजूद हैं, मतलब पेयर में वो चीजें मौजूद हैं। यहां पे भी देखो एक इन्फिनेटिव ये दे रखा है, एक इन्फिनेटिव ये दे रखा है, ऐसे ही एक एडजेक्टिव ये दे रखा है, एक एडजेक्टिव ये दे रखा है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया गया है। हालांकि अगर केवल एक में एक चीज दे रखी होती, एक में पेयर दे रखा होता तो हम नॉर्मली पेयर की तरफ चले जाते, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इसमें हमें यह देखना होगा कि क्वेश्चन की सेंस बननी चाहिए। अब अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, अगर मैं इस बट ऑल्सो को उठा के इस ईगर के बाद ले आऊंगा तो मीनिंग तो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, फिर बात गलत हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसी वजह से हमें क्या करना होगा, बट ऑल्सो अपनी जगह परफेक्ट है, बस हम ये कर सकते हैं कि इस नॉट ओनली को यहां से उठा के एनजीएस से पहले रख दें तो काम ठीक हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ही इज नॉट ओनली एनजीएस बट टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले। बिल्कुल एकदम ठीक सेंस बन जाएगी। यानी नॉट ओनली को यहां से उठा के आपको एनजीएस से पहले रखना है। किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई? ए वाले पार्ट में। ए वाले पार्ट में यहां पे क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, तो नॉर्मली इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना बहुत ही रेयर केस में आता है, लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मैंने सीधे आपसे बोल दिया आपको देखना होगा कि क्वेश्चन की सेंस कैसे ठीक बनेगी। जिस पैटर्न से क्वेश्चन की सेंस ठीक बन रही हो आप उसी वाले पे लगा देना जाके, ठीक है, वरना तो फंस जाओगे, कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी फंस जाओगे वरना तो। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है हसन प्लेस बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। अब इस क्वेश्चन में क्या कोई गलती है? तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको ना एक कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए, वो आप जान लो। देखो कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक पेयर होता है, ये जो बोथ होता है ना आपका, ये एक ऐसा एडजेक्टिव या तरीके से अगर हम बात करें, ऐसा एडजेक्टिव या प्रोनाउन होता है जो कि एग्जैक्ट तभी आप यूज करोगे जब हम एग्जैक्ट दो लोगों की बात करेंगे। याद रखना बोथ का यूज आप तभी करेंगे जब एग्जैक्ट दो लोगों की बात हो रही होगी, और दो लोगों की बात हो रही होती है तो याद रखना इसकी खास बात ये होती है कि बोथ जब आप यूज करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जब आप बोथ का यूज करेंगे तो मैंने कहा ये एग्जैक्ट दो लोगों के बीच में आएगा। तो मान लो पहला व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, तो इसके साथ एक कोरिलेटिव कंजंक्शन का भी पेयर होता है। बोथ हमेशा दो व्यक्तियों के लिए आता है, मैंने ये बात बताई। तो आप याद रखना जो पहला व्यक्ति होगा और दूसरा व्यक्ति होगा इनके साथ में कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बोथ लेता है अपना, और वो होता है फिक्स कॉन एंड।
तो याद क्या रखना है आपको, जो आपका बोथ होता है ये एग्जैक्ट दो लोगों के लिए आता है, और इसके साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर बनाता है वो कौन होता है, एंड होता है। तो बस सिंपल से शब्दों में आप इसको इतना याद रख लीजिए, बोथ जो होता है वो एग्जैक्ट दो लोगों के लिए आता है, और बोथ का जो कोरिलेटिव कंजंक्शन वाला पेयर होता है वो कौन होता है, एंड कंजंक्शन होता है। अच्छा, एग्जामिनर गलती क्या कराएगा, गलती ये कराएगा कि एग्जामिनर आपको इसकी जगह पे एज वेल एज लगा के देगा। क्या लगा के देगा, एज वेल एज। तो भैया ये चीज गलत हो जाएगी, एज वेल एज लगाओगे ना तो फिर वो एक को छोड़ के बात करता है, के साथ साथ की सेंस लेता है, फिर वो गलत हो जाती हैं चीजें। तो यहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एज वेल एज लगा के देगा तो वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि बोथ जो होता है इसका जो पेयर होता है वो एंड के साथ होता है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। फिलहाल यहां पे आप देखो बोथ के साथ एंड का ही पेयर दे रखा था, तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं थी। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर करो। अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, ये भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो वाला ही है, लेकिन इसमें ना आसान पड़ेगा, आप देखना कैसे आसान होता है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विपाइड विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद द लेटेस्ट जर्नल्स। अब क्वेश्चन में आप अगर नोटिस करोगे तो देखो नॉट ओनली आपको दिख गया, मैंने सीधे कहा था जैसे ही आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन का थोड़ा भी आइडिया दिखाई दे क्वेश्चन के अंदर, तुरंत सबसे पहले उसका पेयर चेक करना। अब आपने देखा नॉट ओनली दे रखा है तो इसका पेयर बट ऑल्सो के साथ होना चाहिए। क्या दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। अब जैसे ही आपने पेयर वाला काम चेक किया, इसके तुरंत बाद अगर इसमें गलती ना मिले तो तुरंत आप इसकी प्लेसिंग चेक करना। आप ये देखो जो आपको नॉट ओनली दे रखा है ये किससे पहले है, तो आप कहेंगे देखो भैया द कॉलेज लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब दे रखी है, और इक्विपाइड जो दे रखा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का काम भी करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो अपने आप में अगर हम बात करें तो वो पास्ट पार्टिसिपल भी बनती है, और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जब वो आती है तो वो एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकती है। और यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसी वजह से आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था जो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जब हम कहते हैं कि पैसिव वॉइस माना जाएगा इसको, तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भैया 99% केस में पैसिव वॉइस होगा, 1% केस में जो ये बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये 1% केस में यहाँ पे एडजेक्टिव भी आ जाता है, तो वहां पैसिव वॉइस नहीं बनती, और ये उन्हीं में से है। आप देखो ना यहाँ पे इज बी की फॉर्म है, इक्विपाइड थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर भी है, लेकिन क्या यहाँ पैसिव वॉइस बन रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही, क्योंकि यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है प्यारे साथी। बाकी अब आप चेक करो इसकी प्लेसिंग तो ठीक हो रखी है। तो आप देखो नॉट ओनली को एडजेक्टिव से पहले लगाया हुआ है, दैट मीन्स कि आपका जो बट ऑल्सो है ये भी एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ये विद प्रेपोजिशन से पहले आ रखा है, और विद प्रेपोजिशन के बाद में ये चीज उसका ऑब्जेक्ट दे रखी है। तो अब मैंने क्या कहा था, प्लेसिंग करते समय 99% क्वेश्चन में आपको यह ध्यान देना होगा कि वो चीज डबल होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कर पाओगे भाई। जिसके पास में आप नॉट ओनली रखोगे उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास में आपको बट ऑल्सो रखना पड़ेगा। तो ऐसा कब कर पाओगे, जब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास डबल हो। तो आप यहां पे देख लो ना, इक्विपाइड अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारे पास यहां पर एक है, लेकिन हमारे पास दूसरी तरफ बट ऑल्सो के पास तो कोई एडजेक्टिव है ही नहीं, यानी ये तो सिंगल हो गया। सिंगल हो गया तो भाई ये काम नहीं कर पाएगा, आपको कुछ ऐसा चाहिए होगा जो डबल हो। तो आप यहां पे नोटिस करो, मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं, आप देखो यहां पे विद प्रेपोजिशन दे रखी है और ये उसके लिए ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऐसे यहां पर भी देखो विद प्रेपोजिशन दे रखी है और ये उसके लिए ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो डबल चीज मिल गई आपको तुरंत। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं नॉट ओनली को यहां विद प्रेपोजिशन से पहले रख दूं तो क्या यहां पे बट ऑल्सो भी विद प्रेपोजिशन से पहले है? तो बस यही करते ही हमारा जो पेयर है वो अपने आप में पूरी तरीके से सही सेट हो जाएगा। तो नॉट ओनली को यहां से हटा के आपको विद प्रेपोजिशन से पहले लगाना होगा, क्या कि क्योंकि यहां पे जो बट ऑल्सो है ये भी विद प्रेपोजिशन से पहले दे रखा है। तो सेम सेम, बस मैंने क्या कहा, आपको उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास इन चीजों को सेट करना है जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, इनको उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वर्ड के साथ फिट करना है जो कि आपके पास डबल दे रखा हो। सिंगल वाले के साथ वो सेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोरिलेटिव कंजंक्शन की खासियत होती है वो सेम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे नॉट ओनली जो दे रखा है ये आपका यहां नहीं आएगा, आपको इसको विद प्रेपोजिशन से पहले लगाना होगा, यानी बी वाले पार्ट में यहां पे गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स।
अब क्वेश्चन में मुझे बताओ गलती क्या है। देखो अगर क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली ना एंड कंजंक्शन को समझाने के लिए रखा हुआ है। अब आप कहेंगे भैया जी आपने एंड कंजंक्शन को तो कल भी समझाया था। अच्छा आज भी एक बात समझ लो। देखो होता क्या है, मैंने आपको कल बताया था कि जो एंड होता है ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। क्या बताया था मैंने आपसे? कोरिलेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन के अंदर भी आता है लेकिन पेयर बनाता है फिर ये बोथ के साथ। तो मैंने कहा था कि एंड जो होता है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है और इसकी खास बात होती है कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये अपने आसपास सेम सेम चीज़ों को जोड़ेगा। सेम सेम चीज़ों को जोड़ने का मतलब, अगर मान लो इधर नाउन है तो मेरे प्यारे साथी इधर भी नाउन ही होगा। अगर इधर वर्ब है तो इधर भी आप वर्ब ही रखेंगे। और अगर इधर प्रोनाउन है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर इधर प्रोनाउन है तो इधर भी क्या होगा? प्रोनाउन ही होगा। लेकिन उसमें भी एक केस बनता है भाई, अगर आपने इधर प्रोनाउन सब्जेक्ट वाले केस में लिखा है तो इधर भी प्रोनाउन आप सब्जेक्ट वाले केस में ही लिखेंगे। अगर इधर आपने प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाले केस में लिखा है तो इधर भी आप प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वाले केस में ही लिखेंगे। आप अलग अलग नहीं कर सकते किसी कीमत पे। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो एंड के आसपास की जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं और इसी को हम एंड का सिमेट्री कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। लेकिन ये तो कल की बात हो गई जो मैंने आपको कल सिखाया था। अब मैं आज आपको यहाँ पे एक और नई चीज बताने वाला हूँ। याद रखना, जैसे नॉर्मली अगर हमें दो चीजों को जोड़ना है तो हम एंड कंजंक्शन का यूज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछ लूं कि अब आपको दो चीजों को नहीं जोड़ना, अब आपको तीन चीजों को जोड़ना है, ये दो और ये तीन, अब आपको इन तीन चीजों को जोड़ना है, तो आप मुझे बताइए आप यहां पे इन तीनों को कैसे जोड़ेंगे। तो कई बच्चे कहेंगे गुरुजी सिंपल है, अभी आपने बताया कि एक अगर दो चीजें हैं तो उन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन लगा दो। तो यहां पर भी हम ऐसा ही कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए भी यहां एंड कंजंक्शन लगा देते हैं और इन दोनों को जोड़ने के लिए भी यहां पे एंड कंजंक्शन लगा देते हैं। क्या हमारा काम ठीक हो जाएगा ऐसे करने से? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्यारे साथी ये बात गलत हो जाएगी। अब आप कहेंगे क्यों भैया जी गलत क्यों हो गया? मेरे प्यारे साथी मैं आपको बताता हूं। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप दो या तीन या चार लोगों की बात कर रहे होंगे, हालांकि दो के लिए तो ये वाला ठीक है, दो के लिए ये वाला ठीक है, अगर दो लोगों की आप बात कर रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए आप एंड कंजंक्शन का यूज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब बात दो से ज्यादा की होगी, यानी जब आप तीन या तीन से ज्यादा कितने भी, चाहे चार या पांच छह जितने की भी आप बात करेंगे, अगर वो मोर देन थ्री हैं यानी थ्री से ज्यादा हैं, तो उस केस में उनको जोड़ने के लिए आप एंड कंजंक्शन का यूज तो करेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं करेंगे जैसे आपने यहां कर रखा था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अब मैं आपको यहां पे एक चीज बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने तीन लोगों को जोड़ने के लिए कहा, तो अभी मैंने आपको एक तरीका दिखाया था, वो गलत था, उस तरीके से अगर आप जोड़ रहे थे तो गलत हो रहा था। तो अब क्या तरीका है इनको सही जोड़ने का, वो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे हमें क्या करना होगा, अब हमें इन तीन लोगों को जोड़ना है। अब जैसे हमने पहले क्या किया, पहले दूसरे और दूसरे तीसरे को जोड़ने के लिए दोनों के बीच में एंड कंजंक्शन लगा दिया था। पर रियल में कॉन्सेप्ट ये नहीं होता। आपको ये करना होता है कि आप देखो कितने लोग हैं, तो आप कहेंगे भैया जी तीन लोग हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगाना है, मतलब कॉमा लगाना है। और जो लास्ट वाले लोग हैं, लास्ट वाले दो लोग हैं, इनके बीच में जोड़ने के लिए आप इसे एंड कंजंक्शन दे देना, फिर ये तीनों को ही ऐड मान लिया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट होता है कंजंक्शन लगाने का, यानी कंजंक्शन की मदद से आपने अब इन तीनों लोगों को जोड़ दिया, राम, मोहन एंड श्याम, तो ये तीनों व्यक्ति जुड़ गए। अब लेकिन ऐसा मत करना कि इस कॉमा की जगह आप यहां पर भी एंड लगा दो, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में यही तो कर रखा है, इस वाले क्वेश्चन में यही कर रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में फिट कर लेना भाई। ये अपने दिमाग में बात फिट कर लेना कि जब भी तीन लोगों को जोड़ना हो या तीन से ज्यादा को भी जोड़ना हो, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं। मान लो अब मैंने चार लोगों को जोड़ने के लिए कहा आपसे कि भाई अब आपको चार को जोड़ना है, तीन को तो जोड़ के दिखा दिया, अब चार को जोड़ना है। तो मैंने क्या कहा, बीच में कितने भी लोग बैठे हो उससे मतलब नहीं है, आपको केवल लास्ट वाला जो पेयर है इनके बीच में बस आपको एंड कंजंक्शन लगाना है। बाकी जितने भी हैं उनके बीच में बस कॉमा लगा दो, काम आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो सभी के सभी जुड़कर एक तरीके से काम करने लगेंगे, सभी जुड़ के काम करने लगेंगे। तो ये भी तरीका सही है, ये भी है। तो तीन लोगों को जोड़ना हो तो इस प्रकार से, और चार लोगों को जोड़ना हो तो इस प्रकार से, चार से ज्यादा को भी जोड़ना होगा तो वही एक ही चीज है, बस केवल लास्ट वाले जो दो पेयर होंगे, दो लोग होंगे, उनके बीच में एंड कंजंक्शन लगा देना। बाकी सबके साथ में क्या लगाना है, कॉमा, सबके साथ में बाकी कॉमा लगाना है।
तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और अब आप देखो यहाँ पे यही चीज अप्लाई हो रही है। कह रहा है मैन आर वांटेड फॉर द आर्मी एंड द नेवी एंड द एयरफोर्स। तो कुल मिलाकर कितनी चीजें हैं? तो आप कहेंगे भैया देखो आर्मी एक, नेवी दो और एयरफोर्स तीन। तो अभी क्या बताया था? पहला, दूसरा, तीसरा। तो बस आपको क्या करना है, पहले और दूसरे के बीच में कॉमा लगा दो और लास्ट वाले जो दो हैं उनके बीच में एंड लगा देना। तो यहाँ पे आर्मी और नेवी, इसके बीच में जो आपने ये एंड कंजंक्शन लगा रखा है ये गलत है, इसको आप हटा दो और इसकी जगह पे क्या लगा दो प्यारे साथी? कॉमा लगा दो। इसकी जगह पे क्या लगा दो? कॉमा लगा दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे देखो एंड और कॉमा दोनों लगा रखा है, तो ऐसा भी नहीं करना है, केवल केवल आप एंड लगाइए, काम ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा जो लास्ट वाले दो होंगे, नेवी और एयरफोर्स, मैंने कहा था ना लास्ट वाले जो दो होंगे उनके बीच में आपको एंड कंजंक्शन लगाना है। तो यहां पर एंड कंजंक्शन ठीक है, लेकिन अगर यहां भी लगा दोगे तो रिडेंडेंट वाली चीजें हो जाएंगी, कॉमा लगाने से ही केवल काम चल जाएगा। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई? सी वाले पार्ट में। इस वाले क्वेश्चन के सी वाले पार्ट में गड़बड़ है। आ जाओ भाई नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट माई हाउस व्हेन आई सॉ देम कमिंग टूवर्ड्स माई हाउस। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में, आप मुझे बताइए क्या आपको इसमें कोई गलती नजर आ रही है? तो आपने सबसे पहले देखा भैया जी निगेटिव एडवर्ब इसके अंदर दे रखी है। क्या बताया था मैंने? निगेटिव एडवर्ब जैसे ही दिखे तो तुरंत उसकी प्लेसिंग चेक करना और उसका जो कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर होता है वो चेक करना। इतने में ही आपको मिल जाएगा आंसर आपका। अब आपने सबसे पहले प्लेसिंग चेक की तो आपको पता चला यार ये तो क्लाउज के बिल्कुल शुरू में दे रखा है, मतलब इन्वर्जन होना चाहिए क्लाउज के अंदर। अब आप नॉर्मली नोटिस करोगे तो ये आपकी असर्टिव स्टेटमेंट है, तो हमें इन्वर्जन अप्लाई करेंगे तो इसको इंट्रोगेटिव में लिखना होगा। देखो हैड हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, आई सब्जेक्ट लगा रखा है, स्टेप्ड मेन वर्ब लगा रखी है, तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मैंने हार्डली की चेक कर ली और मैंने ये भी देख लिया कि यहाँ पे इन्वर्जन अप्लाई हो रखा है, मतलब एक चीज तो ठीक है। अब दूसरा मैं तुरंत इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर चेक करूंगा। मुझे पता है हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कार्सली के साथ क्या आता है? व्हेन कंजंक्शन का पेयर होता है। क्या दे रखा है भैया? तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे दे रखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो कैसा है? नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। हमने बस दो ही चीजें चेक की कि भाई हार्डली अपने आप में शुरू में दे रखा है तो इन्वर्जन आएगा, लगा रखा है। फिर हमने देखा कि इसका पेयर जो भैया होता है वो व्हेन के साथ होता है, दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। बस फिर क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, आगे बढ़ जाना है। आगे आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, इसको भी जरा आसानी से बढ़िया तरीके से करेंगे। पहले इसको आप पढ़िए। कह रहा है सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू सिंस इट कुडंट बी हेल्प्ड। तो कह रहा है माफी चाहूंगा तुम्हें परेशानी देने के लिए, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जा सकी। अब आप एक बात बताओ, एक तरफ व्यक्ति माफी मांग रहा है कि यार तुम्हें परेशानी में डालने के लिए माफी, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जा सकी। अब आप समझिए, क्या मैंने आपको कल की क्लास में ये बात नहीं बताई थी कि ये जो सिंस होता है ये तीन कंजंक्शन होते हैं आपके? एक तो सिंस होता है, एक एज होता है और एक मेरे प्यारे साथी बिकॉज होता है। बताया था ना, कहा था मैंने कि ये जो तीनों कंजंक्शन होते हैं इनकी खास बात होती है कि ये कारण परिणाम बताने के लिए आते हैं। कॉज मतलब कारण, कारण बताने के लिए आते हैं, कहा था ना। तो भाई एक बात बताओ, यहां पर तो कारण की बात ही नहीं हो रही है, कारण परिणाम वाली क्या कोई बात है यहाँ पे? नहीं ना। यहाँ पे वो नॉर्मल एक बात बोल रहा है कि भाई सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, मतलब तुम्हें परेशानी देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जा सकी, ये बोल रहा है वो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कारण परिणाम जैसी वाली कोई बात ही नहीं है, तो ये सिंस कंजंक्शन तो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, सिंस नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका लॉजिक क्लियर करूं तो मेरे प्यारे साथी आप देखो यहाँ पे ना ऐसा हो रहा है जैसे एक स्टेटमेंट में पॉजिटिव बात कही गई, दूसरी वाली में इंट्रो मतलब थोड़ी सी क्या कर दी, बात को निगेटिव वे में बोल दिया। अब यहाँ पे इसका लॉजिक समझो, होता क्या है जब एक क्लाउज और दूसरी क्लाउज यानी क्लाउज नंबर 1 और क्लाउज नंबर 2, अगर एक क्लाउज में कोई पॉजिटिव बात कर रहा है और दूसरी क्लाउज में बंदा जो है वो निगेटिव बात कर रहा है, तो ऐसे केस में जो हम कंजंक्शन यूज करते हैं वो एडवर्सिटिव कंजंक्शन होते हैं।
कौन से कंजंक्शन होते हैं मेरे प्यारे साथी? एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है वो कंजंक्शन जो कि चीजों के मीनिंग को जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी विपरीत कर देंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें, वही चीज यहां दे रखी है, हमें जो यहां कंजंक्शन यूज करना होगा वो बट कंजंक्शन यूज करना होगा। हालांकि बट प्रेपो भी होता है, लेकिन बट कंजंक्शन भी होता है आपका। तो यहां पे आपको बट कंजंक्शन यूज करना होगा, सिंस नहीं आएगा। सिंस की जगह पे क्या आएगा? बट कंजंक्शन, क्योंकि ये आपका एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, कंट्रास्ट क्रिएट करने वाला। तो यही हमें यहां पे लगाना होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका आंसर करिए। कह रहे नथिंग फंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग और इंटरेस्टिंग। अब देखो क्वेश्चन में गलती है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे आइदर को देख के इसके साथ में और पढ़ दिया, जबकि यहां पे लिखा हुआ क्या है? नॉर लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में हम पहले गलती ढूंढेंगे। देखो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कह रहा है नथिंग फंटास्टिक देयर नॉर एनीथिंग, मतलब ना तो कुछ भी वहां अच्छा, मतलब फंटास्टिक था, और कुछ अच्छा भी नहीं था वहां पे, मतलब कुछ भी नहीं था, ना वहां कुछ अच्छा था। ठीक है, या नथिंग का मतलब है ना वहां कुछ अच्छा था और न कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो अच्छी थी वहां पे। अब यहां पे आगे कह रहा है कि रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग नॉर इंटरेस्टिंग, मतलब जो भी रिया ने पाया उसमें ना तो कुछ भी ऐसा थ्रेटनिंग था, यानी खतरनाक वगैरह टाइप का, और ना ही इंटरेस्टिंग था, रुचिकर था। तो यहां पे आप मुझे बताइएगा कि आप यहां पे क्या करना चाहेंगे। देखो सबसे पहली बात, आप ये चीज तो जानते हो कि भाई आइदर अगर आपने लगाया है तो क्या मैंने आपको नहीं बताया था, दो कंजंक्शन होते हैं, एक तो आइदर होता है और एक मेरे प्यारे साथी होता है आपका नाइदर। अब आप एक तरीके से बात अच्छी जानते हैं कि ये जो आइदर होता है इसका कोरिलेटिव के साथ पेयर क्या बनता है? और का पेयर बनता है, और जो नाइदर होता है इसका पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ बनता है। तो आप जरा मुझे देखकर ये बताओ कि दोनों में से यहां कौन सा आ सकता है। अब आप ये देखिए ना कि आपके क्वेश्चन की सेंस क्या है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करेगा, वो ये देखेगा कि भैया यहाँ आइदर दे रखा है तो मैं इसको काट के क्या कर देता हूँ, और कर देता हूँ, मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। दोस्त पहले आप क्वेश्चन की सेंस देखिए। कह रहा है नथिंग फंटास्टिक देयर, वहां कुछ भी अच्छा नहीं था, नॉर एनीथिंग, और कुछ भी कोई भी चीज नहीं थी, रिया वुड फाइंड आइदर थ्रेटनिंग और इंटरेस्टिंग, जो रिया को वहां मिली उसमें ना कुछ थ्रेटनिंग था और ना ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि निगेटिव वे में स्टेटमेंट है पूरी तरीके से, कोई भी पॉजिटिव वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कहा था जब भी आपको ये बोल रहा हूं कि ना तो ऐसा था और ना ही ऐसा था, तो ऐसे केस में आपको नाइदर और नॉर वाला जो कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर होता है वो यूज करना होता है। तो यहाँ पे नॉर तो लगा के दे रखा है, गलती यहाँ आइदर की है, आइदर नहीं आएगा, इसकी जगह पे नाइदर आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की सेंस पे डिपेंड करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सी वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है? एरर है। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है यू माइट एज वेल रीड अ नोवेल इंस्टीड ऑफ स्टार्टिंग एट द सीलिंग स्टेयरिंग एट द सीलिंग। अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई यू माइट, इससे अच्छा है कि तुम एक नोवेल पढ़ लो सीलिंग को देखने की बजाय घूरने। स्टेयर करने का मतलब होता है घूरना, तो उसके सेंस में बोल रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना कई सारे बच्चों को, वैसे तो कई सारे बच्चे निकल गए होंगे, उन्होंने इस वाले ऑप्शन को चुना होगा, कई सारे बच्चों ने, जो बच्चे कॉन्सेप्ट जानते हैं, चीज़ों को जानते हैं। लेकिन कई सारे बच्चे जो बेचारे छोटी छोटी तरीकों से चीज़ों को पढ़ते हैं या छोटी छोटी तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, तो वो यहाँ पे गलती कर देंगे। क्या गलती कर देंगे? देखो कई सारे बच्चों को ये एज वेल के बारे में जानकारी नहीं होगी। कई सारे बच्चे यहाँ पे ये करने में लगे होंगे कि अरे कंजंक्शन होता है पूरा का पूरा एज वेल एज, तो यही गलती है, यहाँ पे कंजंक्शन पूरा नहीं है, ए वाले पार्ट में एरर है। अरे भाई गलती कर दोगे अगर ऐसा कर रहे हो तो। आपको ये बात नहीं बताई थी मैंने आपको डिफरेंस बताया था या नहीं बताया था? आप याद करना, आप देखना पिछली क्लासेस में मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। मैंने आपको डिफरेंस बताया था एज वेल और एज वेल एज में, ये दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। और मैंने कहा था ये जो एज वेल होती है ये एडवर्ब होती है, और ये जो एज वेल एज होता है ये आपका कंजंक्शन होता है, के साथ साथ का मीनिंग देता है ये आपका। ठीक है, फिर मैंने आपको इससे रिलेटेड एक पेयर बात भी बताई थी कि जब आप एज वेल एज लगाते हैं तो जो आपको आगे वर्ब या पोजीशन लगानी होती है वो जो आपको पहला वाला सब्जेक्ट होता है, यानी एज वेल एज के इस साइड वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती हैं सारी चीजें। और एज वेल जो होती है ये एडवर्ब होती है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, आप अगर देखोगे तो ये वर्ब है, यू माइट एज वेल रीड अ नोवेल, तो यहां पे वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। और वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन क्या होती है जरा मुझे बताओ? तो आप कहेंगे भैया वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो एडवर्ब होती है, तो रीड के बारे में यहां इंफॉर्मेशन ही तो है ये।
इसको कंजंक्शन बनाने की गड़बड़ मत करना, वरना बात गलत हो जाएगी, क्योंकि कंजंक्शन दो वर्ड को या क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। पर यहाँ तो कंजंक्शन की नीड ही नहीं है, यहाँ तो एडवर्ब की नीड थी, और एडवर्ब एज वेल होती है जो कि एग्जामिनर ने लगा के दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन में एरर निकालेंगे तो मेरे भाई फंस जाएंगे। ये डी आपका इसका आंसर होगा, जो कि नो एरर है। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर कीजिए भाई। कह रहे नॉट ओनली बी सीन द टली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनेली टेम्पल। ओके, तो टेम्पल की बात हो रही है। बस अगर आप यहीं से हिंट ले लेंगे तो आप तुरंत देखोगे कि भैया नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है। आप देखो यहाँ पे नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ यहाँ दे भी रखा है, तो पेयर तो ठीक है। और मैंने जैसे ही कहा था कि कोरिलेटिव कंजंक्शन का जैसे ही पेयर आपको ठीक दिख जाए तुरंत आप उनकी प्लेसिंग चेक कर लेना। अब आप देखोगे आपको टेम्पल वर्ड दो जगह रिपीट होता हुआ दिखा, एक तो ये और एक ये। तो इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो को हमें ऐसी ही जगह पे रखना होगा जहां टेम्पल की बात की जा रही होगी, यानी दोनों ही सेम वर्ड से पहले आएंगे। तो आप मुझे देख के बताओ, यहां पे टैली टेम्पल की बात हो रही है और यहां पे ये कौन से टेम्पल की, तिरुनली टेम्पल की बात हो रही है। हालांकि उससे पहले द आर्टिकल लगा रखा है, तो यहां भी द आर्टिकल लगा रखा है। तो बस आप ये देखो, जो बट ऑल्सो है वो यहां द आर्टिकल से पहले आया है, तो आपको नॉट ओनली को भी यहां से उठा के इस द आर्टिकल के पहले ही लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो क्वेश्चन होगा वो कैसा होगा, ठीक होगा। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नॉट ओनली का पेयर कोरिलेटिव कंजंक्शन बट ऑल्सो के साथ होता है, वो दे रखा था करके, लेकिन उसकी प्लेसिंग करने में गलती कर रखी थी। तो आपका ए वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर करिए भाई। कह रहे देयर वॉज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। अब इस क्वेश्चन में आपका एक छोटा सा टेस्ट है, इस क्वेश्चन में आपका छोटा सा टेस्ट है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, क्वेश्चन में अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होगी तो मैंने कल ही आपको बताया था बिटवीन और फ्रॉम प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट। क्या कहा था मैंने, जो बिटवीन प्रेपोजिशन होती है, मैंने कहा था ये जब भी आएगी तो एग्जैक्ट दो लोगों के लिए आती है, दो चीज़ों के लिए आती है, और इनके बीच में क्या होता है, पहले आप बिटवीन लगाएंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपको एंड लगाना होता है। कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या लगाना होता है, एंड लगाना होता है। लेकिन ऐसे ही क्या होती है, एक फ्रॉम प्रेपोजिशन होती है, तो बच्चा उसके साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश करता है, उसको लगता है ये भी ऐसी है तो इसके साथ में भी हम क्या करेंगे, जब हमें दो चीज़ें दे रखी होंगी तो इसके साथ में भी एग्जामिनर क्या करता है, एंड लगा के दे देता है। तो भैया एंड नहीं आता, जब फ्रॉम दे रखी होगी तो इसके साथ में आपको क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। तो आपको यहां पे ये बात ध्यान रखनी है, जब आपको बिटवीन प्रेपोजिशन दे रखी हो तो उसका पेयर होता है एंड के साथ, और जब फ्रॉम प्रेपोजिशन दे रखी हो तो उसका पेयर होता है किसके साथ, टू के साथ। ये बात आपको मैंने कल भी बताई थी, और अब आप मुझे देख के बताओगे तो आप तुरंत कह दोगे कि भैया जी देखो यहाँ बिटवीन प्रेपोजिशन दे रखी है। अगर बिटवीन प्रेपोजिशन दे रखी है तो डेफिनेटली इसका जो पेयर बनेगा वो एंड के साथ होना चाहिए। तो आप कहेंगे भैया जी एंड दे रखा है मतलब बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ बस इतनी हो जाती है अगर एग्जामिनर यहां टू लगा देता तो बात गलत हो जाती, लेकिन उसने एंड लगा रखा है मतलब बिल्कुल ठीक है। तो भैया क्या क्वेश्चन नो एरर है। अब बच्चे ने जैसे ही इतना चेक किया उसने तुरंत लगा दिया नो एरर। भाई एक बार देख तो लो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट है, अगर आपने इसको नो एरर लगा दिया तो आप गलती कर दोगे। अब आप कहेंगे हैं भैया जी इसमें क्या गलती है, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें गलती बेसिकली कंजंक्शन की क्वेश्चन की थी नहीं, यानी ये क्वेश्चन आपका कंजंक्शन का था ही नहीं, बस मुझे ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेशन दिखाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया कि भाई देखो बिटवीन के साथ एंड कंजंक्शन आता है और यहाँ पे देखो दे रखा है, और ये बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन गलती कहाँ है, गलती यहाँ है इस वाले पार्ट में। क्या गलती है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो माइजर वर्ड है इसका मतलब होता है कंजूस, और ये वर्ड अगर आपको देखने में अगर नाउन लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन बहुत खराब है। ये वर्ड भले ही दिखने में आपको नाउन जैसा लग रहा है बट इट्स नॉट अ नाउन, ये नाउन नहीं है। ये वर्ड आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव होता है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो मेरे प्यारे साथी इससे पहले आर्टिकल ए और एन लगाना तो कतई लाजमी नहीं है भाई। तो आपने कैसे लगा रखा है। हाँ, ऐसा जरूर हो जाता है कि अगर इस एडजेक्टिव से पहले मैं द आर्टिकल लगा देता तो मेरे भाई ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाती, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है द प्लस एडजेक्टिव जो अपने आप में होता है ये बराबर काम करता है किसके, प्लूरल नाउन के।
ये चीज तो मैंने आपको बता रखी है और ये लाजमी भी है। लेकिन आर्टिकल ए और एन कभी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं लगाया जाता। तो आप यहां पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो आर्टिकल ए और एन होता है ना, इसको कभी भी हम लोग एडजेक्टिव से पहले नहीं लगा सकते। इसको कभी भी हम एडजेक्टिव से पहले नहीं लगा सकते, ये बिल्कुल गलत होता है। तो क्वेश्चन आपका नो एरर नहीं है भाई, इसमें ना सी वाले पार्ट में गलती है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सी वाले पार्ट में गलती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है द प्लेन वॉज टू फॉर अवे दैट इट वॉज जस्ट अ डॉट इन द स्काई। वो कह रहा है कि प्लेन जो था ना वो हवा में, आसमान में इतना ऊपर था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक डॉट जैसे हो, मतलब बिल्कुल डॉट जैसा दिख रहा था उसके अंदर। तो अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। तो आपको याद होगा मैंने आपको एडवर्ब चैप्टर पढ़ाते समय ये बात बताई थी और मैंने कहा था कि उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर में बताऊंगा। अब होता क्या है कि आपका टू, ये जो होती है एक नेगेटिव एडवर्ब होती है, और मैंने आपको बताया था कि जब आप इस नेगेटिव एडवर्ब का यूज करेंगे तो इसका अपने आप में पेयर होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इस इन्फिनेटिव के साथ में इसका क्या होता है, पेयर होता है। इस टू का, नेगेटिव एडवर्ब का, इस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होता है, पेयर होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो आप मुझे देखकर बताओ, इसका यूज तो तभी करोगे ना जब आप ऐसा होगा, क्योंकि बाकी अगर हम बात करें जब दैट वाला स्ट्रक्चर दे रखा होता है, यानी दैट के साथ में इधर आपको एक क्लाउज टाइप की दे रखी होती है सब्जेक्ट और वर्ब के साथ में, तो ऐसे केस में हम यहां पे पता है किसका यूज करते हैं, सो एडवर्ब का यूज करते हैं। और ये इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है टू वाले के स्ट्रक्चर के लिए, मतलब टू वाले स्ट्रक्चर को हम इस वाले स्ट्रक्चर में रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप या तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो। अब ऐसा इसलिए होता है, कई बच्चों को लगता है कि सो एडवर्ब तो पॉजिटिव मीनिंग करती है। मेरे भाई एडवर्ब चैप्टर देखना जाके ध्यान से, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये सो जो एडवर्ब होती है ये निगेटिव मीनिंग भी करती है भाई, और ये पॉजिटिव मीनिंग भी करती है, यानी दोनों ही मीनिंग कर लेती है ये। तो अगर आपको निगेटिव में भी बोलना है तब भी आप यहां पे सो एडवर्ब का यूज करके उसके साथ दैट कंजंक्शन लगा के एक क्लाउज लगा के आप बोल सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं बोलना चाहते तो टू एडवर्ब के साथ आप बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर ये इन्फिनेटिव फिक्स रहेगा, आपको इन्फिनेटिव भी बनाना होगा आगे। तो आप मुझे देखकर बताओ क्या आप इसको कर सकते हैं आसानी से। आप देखो आपने यहाँ टू निगेटिव एडवर्ब लगा रखी है, चलो मैंने मान भी लिया कि ये ठीक हो सकती है, पर आगे आप अगर नोटिस करोगे तो क्या इसमें पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या आपको कहीं पे भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आया? क्या आपको इन्फिनेटिव नजर आया इसके अंदर कहीं पर भी? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ऐसा तो हमें नजर नहीं आया। अगर इन्फिनेटिव नजर नहीं आया तो फिर इसका तो पेयर ही नहीं बनेगा, और इसका पेयर नहीं बनेगा तो इसको लगा नहीं सकते। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें कि निगेटिव मीनिंग भी दे दें और हमारा काम भी चल जाए। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दैट कंजंक्शन हमें दे रखा है, और दैट कंजंक्शन के साथ में हमें यहाँ पे इट सब्जेक्ट भी दे रखा है और वॉज हमें वर्ब भी दे रखी है। तो क्या दैट के साथ में हमें एक क्लाउज दे रखी है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मिलके एक क्लाउज बनाते हैं और दैट कंजंक्शन लगा रखा है। तो क्या मैं यहाँ पे तुरंत अपने दिमाग में एक बात नहीं लेके आऊंगा कि अरे भैया जी ने अभी मुझे बताया था कि अगर निगेटिव में एडवर्ब हमें चाहिए निगेटिव मीनिंग के लिए तो हम वहां पे दैट के साथ में कौन सा पेयर बनाते हैं, सो दैट का पेयर बनाते हैं। तो ये सो और दैट का पेयर यहां पे बन जाएगा, यानी ए वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। बस केवल इतना सा देखना था, बाकी कुछ नहीं। तो बस आपको हमेशा यही देखना है, अगर पेयर बन रहा होगा तो आप पेयर के हिसाब से लेके चलेंगे। निगेटिव एडवर्ब या तो आपको टू लगानी होगी या सो लगानी होगी। टू तब लगाएंगे जब इन्फिनेटिव दे रखा हो, और सो तब लगाएंगे जब यहां पे दैट दे रखा हो। सही है भाई? आ जाओ, बहुत बढ़िया। इस पे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आगे आपको। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है सून एज ही सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे। तो कह रहा है जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा वो भाग गया। अब क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे बताओ गलती कहां है। तो आप कहेंगे भैया क्वेश्चन छोटा है लेकिन गलती तो हमने देखते ही पहचान ली थी, ए वाले पार्ट में। अब आप कहेंगे भैया कैसे पता चला, कैसे पता चला कि गलती है? मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर नोटिस करोगे तो मेरे प्यारे साथी यहां पे आप देखो, ही सब्जेक्ट है, सॉ आपकी वर्ब है। तो आप अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, और मैंने कहा था जहां सब्जेक्ट वर्ब मिल जाएगा तो वहां तुरंत एक क्लाउज बन जाएगी। अब यहां पे देखोगे तो ये ही आपका सब्जेक्ट है और रेन आपकी फिर से वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, यानी ये भी सब्जेक्ट वर्ब है। तो क्या आपके क्वेश्चन के अंदर दो क्लाउजेस नहीं आ गई? और मैंने आपसे कहा है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन में दो क्लाउजेस यूज करेंगे, यानी स्टेटमेंट को बोलते समय जब आप एक से ज्यादा क्लाउज का इस्तेमाल करते हैं तो उनको जोड़ना जरूरी होता है।
और जब उनको जोड़ते हैं हम लोग तो हमें कंजंक्शन का यूज करना होता है। तो आप यहाँ पे ये बताओ, आपकी एक क्लाउज ये वाली और एक क्लाउज ये वाली, इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ने के लिए क्या हमें कंजंक्शन का यूज करना होगा? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल हमें कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा, वरना जोड़ेंगे कैसे इनको? तो आप मुझे बताओ, क्या सून एज नाम का कोई कंजंक्शन होता है आपका? बताओ जल्दी से, क्या सून एज नाम का कोई कंजंक्शन होता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, लेकिन इससे मिलता जुलता हमको जरूर पता है। आपने हमें पढ़ाया था कल वाली क्लास में कि एज सून एज नाम का एक कंजंक्शन जरूर होता है, जो कि अपने आप में टाइम कंजंक्शन होता है। तो क्या ये इससे मिलता जुलता है? जी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। और किस वाले पार्ट में गड़बड़ हो जाएगी? ए वाले में। अच्छा, मैंने आपको दो बताए थे। मैंने कहा था एक एज सून एज होता है और एक आपका नो सूनर निगेटिव एडवर्ब होती है। तो ये दोनों टर्म पॉसिबल हैं, लेकिन किसी कीमत पे अगर एग्जामिनर एज सूनर करके दे दे भैया, अगर एज सूनर करके दे दे तो ऐसी कोई टर्म नहीं होती, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपको सून एज करके दे देगा तो ऐसी भी कोई टर्म नहीं होती। दो ही टर्म आपकी होती हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दो ही टर्म होती हैं, एक तो एज सून एज होता है और एक नो सूनर होता है। नो सूनर आपको मैंने बताया कि ये आपकी क्या होती है? निगेटिव एडवर्ब होती है। ये क्या होती है? आपकी निगेटिव एडवर्ब होती है और इसका पेयर THN वाले देन के साथ होता है। तो भाई ये सारी बातें मैंने कहा ना, एक एक पॉइंट आपको इतनी बार रिवाइज होगा क्वेश्चंस के थ्रू कि आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लेंगे इन चीजों को। क्वेश्चन के थ्रू ही दिमाग में बैठ जाएगा बिल्कुल। अब बताओ इसका आंसर करो। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। कह रहा है सूनर हैड ही कम हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड गेट टुगेदर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चा एरर तो विद इन सेकंड निकाल के ले जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ एरर मार्क करने की बात होगी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी इसका इंप्रूवमेंट बनाने की तब फंसोगे। लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, मैं आपकी सारी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा इसके अंदर। क्वेश्चन देखो, कह रहा है सूनर हैड ही कम हिज कलीग ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। जैसे ही वह आएगा उसके जो कलीग हैं वो एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी एक क्लाउज ये दे रखी है, देखो ही दे रखा है, और हैड कम अपने आप में क्या दे रखा है? वर्ब वाला पार्ट। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, मतलब एक क्लाउज यहां बन गई। ऐसे ही आप देखो हिज कलीग सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज अपने आप में वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब यहां दे रखा है, मतलब एक क्लाउज ये बन गई। तो फिर से आपके क्वेश्चन के अंदर दो क्लाउजेस दे रखी हैं, और अगर दो क्लाउजेस आ गई तो जाहिर सी बात है कि उनको जोड़ने के लिए हमें कम से कम एक कंजंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। ये बात तो तय है भाई, वरना काम नहीं चलेगा। तो यहां पर यही गड़बड़ है कि मेरे प्यारे साथी इस वाली क्लाउज को और इस वाली क्लाउज को जोड़ने के लिए एग्जामिनर ने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया है। आप देखो ना, पहली वाली क्लाउज में उसमें भी कंजंक्शन नहीं है, दूसरी वाली क्लाउज में उसमें भी कंजंक्शन नहीं है, तो ये जुड़ेंगी कैसे? जोड़ने के लिए एक ना एक कंजंक्शन तो लगाना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चों के दिमाग में मैं बता रहा हूं, आंसर तो तुरंत आ गया होगा कि भैया जी ये सूनर गलत लग रहा है, इसी ऐसी तो कोई टर्म नहीं होती, अभी आपने पीछे बताया ही था। तो आंसर तो ए वाले पार्ट में है, ये तो तय है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इसका इंप्रूवमेंट, कि आप मुझे बताइए इसका इंप्रूवमेंट आप क्या लगाएंगे? क्या आप इसकी जगह पे नो सूनर करना चाह रहे हैं, या आप इसकी जगह पे एज सून एज करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप इसकी जगह पे? आप मुझे ये बताइए। तो आप कहेंगे अरे भैया जी अभी तो आपने बताया, आपने अभी कहा कि दो क्वेश्चन के अंदर हमारी दो क्लाउजेस दे रखी हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारी कितनी क्लाउजेस दे रखी हैं? दो क्लाउजेस। और आपने बताया अगर दो क्लाउजेस जो दे रखी हैं तो इनको जोड़ने के लिए मिनिमम हमें एक कंजंक्शन तो चाहिए होगा, एक कंजंक्शन तो हमें चाहिए होगा इनको जोड़ने के लिए। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको इंप्रूवमेंट के लिए ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऑप्शन दे दूं और आपसे कहूं बताओ कौन सा आएगा, तो क्या आपको टाइम लेने की जरूरत है? अरे आप विद इन सेकंड वाला चुनो यार, क्योंकि आपको कंजंक्शन चाहिए। और आपको मैंने सीधे बता रखा है ये जो नो सूनर होती है ये निगेटिव एडवर्ब होती है भाई, ये कंजंक्शन नहीं होती, ये निगेटिव एडवर्ब होती है। और ये जो एज सून एज होता है ये टाइम कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन होता है? टाइम कंजंक्शन। जैसे ही, यानी बिल्कुल बहुत ही कम समय में, कि जैसे ही भाई आएगा तुरंत गेट टू गेट ऑर्गेनाइज हो जाएगा, गेट टुगेदर उनका। तो ये टाइम कंजंक्शन होता है आपका। तो यहां पे हमें कंजंक्शन ही तो चाहिए था, तो यहां पे पहले वाले ऑप्शन को हम यहां पे उड़ा देते। अच्छा, दूसरा तरीका भी था पहले वाले ऑप्शन को उड़ाने के लिए। आप जानते हो ना, अगर ये नो सूनर नेगेटिव एडवर्ब आप लगाओगे तो इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन देन के साथ पेयर भी तो होता है। तो आपको तो ये क्वेश्चन में देन भी कहीं पे नहीं दे रखा था, तो आप ऐसे भी इसको उड़ा सकते थे। आपका उड़ाने का काम था, आप आराम से इसको हटा सकते थे कि नो सूनर तो आंसर नहीं होगा। तो मैंने आपको दोनों ही पॉसिबिलिटीज बता दी हैं कि कैसे करके आप इसको हटा सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ।
ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। कह रहा है ही हैड नो सूनर सीन वन कॉन्टिनेंट व्हेन ही सॉ अनदर। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, आप इसमें केवल सीधे बस इतना देखो, नो सूनर आपको दे रखा है, ये निगेटिव एडवर्ब होती है, मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल टर्म ठीक दे रखी है। अब ये निगेटिव एडवर्ब है तो भाई इसका कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ पेयर भी होता है। और दूसरी चीज अगर आप नोटिस करोगे तो ये क्लाउज के बीच में आया है, और मैंने आपसे कहा था जब निगेटिव एडवर्ब क्लाउज के बीच में होती है तो नॉर्मल स्टेटमेंट फॉलो होती है उसके साथ। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेटमेंट इसके साथ फॉलो होगी, यानी कोई दिक्कत नहीं है। असर्टिव में लिखा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नॉर्मल हम बात भी ऐसी बोल रहे हैं असर्टिव वाली। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन इसका पेयर तो हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नो सूनर निगेटिव एडवर्ब कोरिलेटिव कंजंक्शन देन के साथ पेयर बनाती है, पर यहाँ पर क्या लगा के दे रखा है, यहाँ पर आपको लगा के दे रखा है व्हेन। तो भैया ये गलत हो गया, इसकी जगह पे आएगा THAN वाला देन। समझ पा रहे हो? लेकिन अगर THEN वाला देन दे दिया तो ये भी गलत हो जाएंगी चीजें। बाकी पूरा ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर हाँ यहाँ पे इन्वर्जन अप्लाई कर देता तब भी गलत हो जाता। यहाँ पे अगर इन्वर्जन अप्लाई करके दे देता तब भी बात क्या हो जाती, गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया भाई, तो हमने लगभग अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा नंबर गलत पड़ गया है, चलो कोई बात नहीं है, नंबर यहाँ पे गलत पड़ गया है भाई। देखो 30 के बाद में सीधा 40 आ गया, कोई बात नहीं, नंबर गलत पड़ गया है। बाकी हम यहाँ से 5 क्वेश्चन और करेंगे, तो एक हो गया, एक और करते हैं। आ जाओ, इसका बताओ आंसर क्या होगा। कह रहे द रीजन जेनेट कम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज सी हैड बीन टोल्ड इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी। अब क्वेश्चन में यहां पे देखिएगा, कह रहा है द रीजन जेनेट कैम ड्रेस्ड एज लेडी गागा, मतलब रीजन, उसका रीजन ये था जो जेनेट थी वो ड्रेस करके आई थी अपने आप को, मतलब ऐसा ड्रेस पहन के आई थी जैसे कि लेडी गागा हो, इस तरीके से वो अपनी ड्रेस जो है वो पहन के आई थी, क्योंकि उसे बताया गया था कि ये जो है वो एक कॉस्ट्यूम पार्टी है, तो वो लेडी गागा की तरह ड्रेस पहन के आई थी। अब यहाँ पे आप मेरी एक बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसके अंदर एक तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा और एक आप यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ध्यान से एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कभी भी ना, जब कभी भी आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब आप किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं तो उस केस में आपके पास चॉइस होती है दो। अगर आपको कंजंक्शन लगाना है तो आप एज का यूज़ करेंगे, और अगर आपको एग्जाम्पल देना है और आप वहाँ पे कंजंक्शन ना यूज़ करके प्रेपोजिशन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लाइक प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। हालांकि लाइक वर्ब भी होती है, लेकिन जब एग्जाम्पल देने के लिए कभी भी बात होगी तो लाइक को आप यूज़ करेंगे एज अ प्रेपोजिशन। कैसे यूज करेंगे, एज अ प्रेपोजिशन। लेकिन मैंने क्या कहा, आपकी मर्जी है, आप अगर प्रेपोजिशन के रूप में यूज करना चाहते हैं तो आप लाइक लगा दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं वहां पे एज अ कंजंक्शन की तरह काम लेना तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, एज यूज करेंगे। अब यहां पे देखो ना, द रीजन जेनेट कैम ड्रेस्ड एज लेडी गागा, तो मेरे प्यारे साथी जैसा लेडी गागा ने किया था, तो लेडी गागा सब्जेक्ट है और आगे दे रखी है वॉज वर्ब, तो मेरे प्यारे साथी ये सब्जेक्ट और वर्ब अपने आप में क्लाउज है, और अगर सब्जेक्ट वर्ब अपने आप में क्लाउज है तो क्या मुझे इनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाना पड़ेगा या प्रेपोजिशन? क्योंकि कई बार बच्चों को ये भ्रम सा हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि लाइक कहाँ लगाना है और एज कहाँ लगाना है। तो मैं आपको डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं कि भाई जो ये लाइक होता है ये कंजंक्शन आपका प्रेपोजिशन होती है लाइक, और एज आपका कंजंक्शन होता है। तो जहां पर भी आपको एग्जाम्पल के रूप में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों का कॉम्बिनेशन दे रखा हो, यानी ये क्लाउज दे रखी हो, तो उस केस में आप एज ही यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको केवल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति दे रखा है कोई, तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप वहां पे लाइक लगा दीजिएगा, फिर आप एज नहीं लगाएंगे, फिर आप लाइक लगाइएगा, काम चल जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये चीज बता दी, एक नया कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि जब भी कभी एग्जाम्पल के सेंस में बात होगी तो आप एज या फिर लाइक का ही यूज करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और समझो, आपको कल मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कंजंक्शन चैप्टर का, मैंने कहा था जब भी रीजन वगैरह की बात होती है या कारण कॉज वगैरह की बात होती है तो ऐसे केस में हम लोग सिंस, एज, बिकॉज 3 कंजंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपसे एक बात तुरंत कही थी कि भाई जब आप इनका यूज कर दोगे तो आपको क्लाउज में दोबारा से इनका यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने अपरेंट कर दिया है कि आप रीजन ही बता रहे हैं, आप कॉज ही बता रहे हैं।
तो आप उस केस में इन कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे एज तो हमने ये लगा रखा है, तो एज कंजंक्शन यहाँ हमने एग्जाम्पल के लिए लगाया था, तो बिल्कुल ठीक है, वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि भैया हम रीजन की बात कर रहे हैं। अगर हमने पहले ही बता दिया कि हम रीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे हमें बिकॉज लगाने की क्या जरूरत, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन भी तो रीजन बताने के लिए आता है। तो ये तो चीजें रिडंडेंट हो जाएंगी, सुपरफ्लोज हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे इस बिकॉज कंजंक्शन को लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको सीधे बताया था, जब आप बिकॉज कंजंक्शन को हटाएंगे तो भाई फिर से दो क्लॉजेस होंगी, तो उनको जोड़ने के लिए कंजंक्शन तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो बिकॉज हटा के आप इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, दैट कंजंक्शन लगा देंगे, आपका काम ठीक हो जाएगा। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, बी वाले में। समझ में आ गई भाई, बी वाले पार्ट में यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। ये बिल्कुल पीछे वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो अभी मैंने बताया था ना, उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन देखो, कह रहा है द रीजन फॉर माई अब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ। भाई आप देखो, आपने फिर से बता दिया ना कि आप रीजन की बात कर रहे हो, तो आपको आगे ये ड्यू टू वगैरह लगाने की क्या जरूरत है। आप पहले ही बोल दिया ना आपने कि आप रीजन की बात कर रहे हो, तो ये ड्यू टू लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये भी आपका कारण ही बताने के लिए आता है। तो इसको लगाने की जरूरत है क्या, फिर डबल डबल चीजें हो जाएंगी, रिडंडेंट मामला हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी आप इसको यहाँ से हटा देंगे। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, सी वाले में, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया ना कि हम रीजन बता रहे हैं कि भाई ये था मेरे अब्सेंस होने का रीजन, मेरी अनुपस्थिति का जो रीजन था वो ये था। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। अब इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी मैं एज और लाइक वाला बता के आया हूं, वो वाला क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है अशोका द ग्रेट was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced। अब क्वेश्चन की बात समझना, यहां पे ये कह रहा है द अशोका was, अब मैंने क्या कहा भाई, अशोका था रिगार्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स। तो आप यहां पे देखो, ये सब्जेक्ट अशोका द ग्रेट और वॉज आपकी वर्ब। तो क्या आप फिर से अगर नोटिस करोगे तो क्या आपको यहाँ पे दो क्लाउजेस बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं भाई। अशोका द ग्रेट आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपकी वर्ब हो गई, और मैंने कहा था जहां सब्जेक्ट वर्ब मिल गए तुरंत आपकी एक क्लाउज बन जाती है वहां पे। तो एक क्लाउज ये बन गई, और फिर कह रहा है वॉज रिगार्डेड। देखो ये रिगार्डेड, ये यहां तक है पूरा वाला, यहां तक ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है बस, क्योंकि रिगार्ड अपने आप थोड़ी ना किया उसने, लोगों के द्वारा रिगार्डेड किया जाता है ना वो। हाँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन दे रखा है, यानी एक क्लाउज बन गई, और फिर यहां से एक क्लाउज ये बन गई आपकी। तो दो क्लाउजेस दे रखी हैं। अगर दो क्लाउजेस दे रखी हैं तो दैट मीन्स मुझे कोई कंजंक्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और मैंने कहा था जब आप एग्जाम्पल सेट करने की बात कर रहे हो, यहाँ पे देखो ना, अशोका द ग्रेट का हमने एग्जाम्पल ले रखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स के रूप में, कि भाई वो महान राजाओं में से एक था। कौन, अशोका द ग्रेट। तो एग्जाम्पल के सेंस में हम बात कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के सेंस में मैंने आपको बताया था कि या तो आप लाइक प्रेपोजिशन लगा सकते हो या आप एज कंजंक्शन लगा सकते हो। अब आपको यहां पे जरूरत किसकी है बताओ, कंफ्यूजन होता था ना कि लाइक लगाएं कि एज लगाएं, तो आप मुझे बताओ यहां पे आपको क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए। तो आप कहेंगे भैया यहां तो हमें कंजंक्शन की नीड है, क्योंकि हमें दो क्लाउजेस को जोड़ना है। तो यहां पे रिगार्डेड के बाद में यहां पर आप एज कंजंक्शन का यूज करेंगे, तब आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, बी वाले पार्ट में। अगर यहां लाइक लगा के दे देगा तो भाई बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे सिंस था, ये इंस लिख गया है क्योंकि एस शायद टाइपिंग में छूट गया है, यहाँ पे सिंस था। अब बताओ क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है सिंस माई मदर वॉज एंग्री सो आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। तो कह रहा है जैसा कि मेरी माताजी थी वो गुस्सा थी, इसलिए मैं एक भी शब्द नहीं बोल पाया। अब आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट अगर याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने पीछे आपसे एक बात कही थी कि सिंस हो गया, एज हो गया, बिकॉज हो गया, ये तीनों ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि कारण बताने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कारण ही तो बता रहा है। वो कह रहा है सिंस माई मदर वॉज एंग्री, जैसा कि मेरी माता जी बहुत नाराज थी, गुस्सा थी, तो इसलिए मैं एक भी वर्ड नहीं बोल पाया। आई डिड नॉट अटर अ वर्ड। तो यहां पे अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा था जब आप सिंस, यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझो, होता क्या है जब हम सिंस, एज या बिकॉज, ये जो कंजंक्शन होते हैं सिंस, एज और बिकॉज, जब हम इनका यूज करते हैं ना कारण बताने के लिए, ध्यान से मेरी बात समझना, इनका मतलब ही होता है ये कारण बताने के लिए आएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले ही, याद रखना, अगर क्वेश्चन में पहले ही रीजन
या कॉज जैसा वर्ड अगर ऐड कर दिया या एपरेंट कर दिया कि हम रीजन और कॉज बताने वाले हैं आगे, तो मेरे प्यारे साथी फिर आप ऐसे केस में ये जो कंजंक्शन है ये नहीं लगा पाएंगे। ऐसे केस में फिर आप आगे जो है वो कंजंक्शन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हाँ, यहां से एक बात और भी बनती है, वो ये बनती है कि जब आप ये सिंस और एज और बिकॉज कंजंक्शन लगा देते हो तो कई बार क्या होता है, एक क्लाउज में तो ये लगा ही देते हो आप, लेकिन आगे एक क्लाउज जो और एग्जामिनर ऐड करता है, मेरी बात यहां पे सुनना, जो आगे एक नई क्लाउज एग्जामिनर और ऐड करता है दूसरी वाली, उसके अंदर भी एग्जामिनर क्या करता है, कुछ और कंजंक्शन लगा के दे देता है। जैसे उसको ऐड करने के लिए या तो सो कंजंक्शन लगा देगा, या दस लगा देगा, या बिकॉज लगा देगा, या देयरफॉर लगा देगा, कुछ और कंजंक्शन लगा के दे देता है। तो ऐसा करके देगा तो वो चीज क्या हो जाएगी भाई, गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं करना होगा। तो अब देख लो, इस वाले के क्वेश्चन के अंदर यही तो किया गया है। यहां पे जब आपने बोल दिया कि भाई सिंस लगा के आपने बता दिया कारण कि भाई मेरी माताजी बहुत गुस्सा थी इसलिए मैं एक भी बात नहीं बोल पाया। अब आप सेंस निकालोगे कि सो की सेंस इसलिए के लिए होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई क्वेश्चन गलत कराओगे आप, सेंस निकाल के नहीं करना है यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है। तो आप देखो कि यहाँ पे सिंस आपने लगा दिया, उसने कारण बता दिया, बात खत्म। अब हमें यहाँ पे दोबारा से और कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, ये रही गड़बड़ पहले वाले पार्ट में। ठीक है भाई, पहले वाले पार्ट में यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहे आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैड टू एग्री टू कीप क्वाइट। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम चेकआउट करते हैं। देखो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, बस आपको उसके सारे पॉइंट्स चेक करने आनी चाहिए। अब जैसे ही आप इसमें नोटिस करोगे तो कह रहा है आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स, तो डिड के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी पास्ट पास्ट होना चाहिए दोनों तरफ, यहां पर भी पास्ट लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है, यहां पर भी पास्ट लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां पे ना एक चीज अगर आप नोटिस करोगे, तो मैं यहां पे जो कंजंक्शन चैप्टर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कंजंक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था, जब भी आपको स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट क्रिएट करना हो, समझ रहे हो ना, यानी कि जब हमें एक तरफ पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी हो और दूसरी तरफ नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, और हमें जो यहाँ कंजंक्शन लगाना होता है वो एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन लगाना होता है। कौन सा कंजंक्शन लगाना होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है वो कंजंक्शन जो उसका आप जब यूज करोगे तो वो मीनिंग ही पलट देगा अगली वाली बात में। पहले बोलेगा ऐसा था लेकिन ऐसा हो गया, हालांकि वो अमीर है लेकिन फिर भी मदद नहीं करता। तो भाई अमीर है तो मदद कर सकता है ना, लेकिन नहीं करता। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है कि वो मीनिंग को अगले वाली क्लाउज में, अगर मान लो पहले वाली में पॉजिटिव मीनिंग कर रहा है तो अगले वाली में नेगेटिव मीनिंग करने लगेगा। अब यहाँ पे देखो ना, कह रहा है आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर, मेरे पेपर पे मैं उसके कमेंट्स बर्दाश्त नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। बट आई हैड नो अल्टरनेटिव, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। एज आई हैड टू एग्री टू कीप क्वाइट, भाई मुझे शांत रहना ही पड़ा। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या कह रखा है, बट कंजंक्शन लगाया, क्यों, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उसे केवल चुप रहना ही था। तो यहां पर तो बात तो ये वाली थी ना कि उसे पसंद नहीं है। और आप नोटिस करो, अगर आपकी किसी चीज पे आपका किसी का कमेंट करना बर्दाश्त नहीं है, पसंद नहीं होता, तो आप उसको सुना देते हो कि भाई मेरी मेरी चीजों पे दोबारा कमेंट मत करना इस प्रकार के, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन यहां पे वो उसे शांत रहना पड़ा, यानी कि कायदे में नॉर्मली रिएक्शन ये होता कि अगर उसने अपनी तरफ से उसे पसंद नहीं है किसी की कमेंट वगैरह देखना, तो उसे रिएक्ट करना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था, लेकिन वो कैसा रहा, शांत। तो यहां पे इधर किसी तरीके का मीनिंग आ रहा है और इधर किसी तरीके का मीनिंग आ रहा है। इधर ऐसा लग रहा है कि जब आप इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ोगे, पहली वाली क्लाउज को, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अगले वाली क्लाउज में वो कुछ बोलने वाला है उसको, लेकिन उसने क्या कहा, उसने चुप रहना उसको एग्री किया कि भाई वो चुप रहेगा, इस बात पे बोलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो वो शांत रहेगा उस चीज पे। तो यहां पे अगर हम बात करें, एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमें यूज करना था, जो कि एग्जामिनर ने लगा रखा है बट। तो मैंने कहा था ना, एडवर्सेटिव कंजंक्शन यूज करना होगा तो आप बट लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है, येट भी लगा सकते हो, लेकिन वट सबसे ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे येट लगाने की जरूरत नहीं है, बट अपने आप में परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन नो एरर है। और बाकी मैंने कहा था एग्जाम्पल की तरह जब आप बात करोगे तो भाई यहां पे मैंने कहा था सिंस एज बिकॉज, तीन कंजंक्शन गिनाए थे ना, सिंस एज और बिकॉज।
और मैंने कहा था ये कारण बताने के लिए भी आते हैं। तो एज यहाँ पे क्या बता रहा है, कारण बता रहा है। कारण क्या है भैया, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए उसे शांति रहना पड़ा। तो यहाँ पे जो एज है ना, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं आ रहा, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं आ रहा, ये कारण बताने के लिए आ रहा है, कॉज बताने के लिए आ रहा है, कारण बताने के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई गलती नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है। ये क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथी। बाकी मैंने यहाँ पे दोनों कंजंक्शन का यूज बता दिया। बट का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट के बीच में कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, यानी हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन की आवश्यकता थी। और एज का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि हमें कॉज बताना था, कारण बताना था। ठीक है, तो इस वजह से इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चंस को किया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।